हाँ जी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नेक्स्ट हम जानेंगे एसेट्स क्या होते हैं। हम पढ़ चुके थे कि लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं। तो लाइबिलिटी को मैं एक बार बता देता हूँ दोबारा से। जब हम हमारे बिजनेस के अंदर कुछ चीज़ उधार परचेज करके लाते हैं तो उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स बोलते हैं। और वो जो क्रेडिटर्स हैं वो हमारी लाइबिलिटी होती है। उनको समय पे हमें पैसा रिटर्न करना होता है, वो कहलाता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी की हमने क्लासिफिकेशन देखे थे, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। आज हम पढ़ने वाले हैं एसेट्स क्या होते हैं। तो एसेट्स उन ऑब्जेक्ट्स को बोला जाता है जो आपको कमा के देंगे, दे रहे हैं या देंगे। ऐसी वस्तुएं जो आपको पैसा कमा के दे रही हैं या फिर फ्यूचर में देंगी या अच्छा रिटर्न देने वाली हैं, जो आपको सिक्योरिटी देती हैं, जो आपके बिजनेस के अंदर हेल्प करती हैं दूसरी एक्टिविटीज़ को। ये सारे जो शब्द मैंने बोले ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? एसेट्स के अंदर आते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लीजिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बिजनेस जो है मोबाइल बनाता है, मोबाइल वाला एग्जांपल सेट रहता है, बढ़िया। मोबाइल बनाता है तो उसको जो रॉ मटेरियल वो परचेज कर रहा है, रॉ मटेरियल जो परचेज कर रहा है उसको स्टॉक रखना पड़ता है। स्टॉक रखना पड़ता है। कभी कोई स्क्रू मार्केट में नहीं मिला, शॉर्टेज होगी तो उसको पूरा स्टॉक रखना पड़ता है। तो यहाँ पे वो जो पूरा स्टॉक है वो उसके काम आ रहा है या नहीं आ रहा कि वो मोबाइल को टाइमली बना पाए, तो वो पूरा स्टॉक उसका क्या कहलाएगा? एसेट्स कहलाएगा। वो मशीनें जिनकी हेल्प से वो मोबाइल बना रहा है वो सब क्या कहलाएंगी? एसेट्स कहलाएंगी। वो पैसा जो उसने साइड में लगा रखा है ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस दे सके, उनको टाइमली पेमेंट कर सके, वो सब भी क्या है? एसेट का ही एग्जाम्पल है कि वो जो कैश उसने रख रखा है वो उसका एसेट है। उसने कुछ पैसा क्या कर रखा है, जो प्रॉफिट उसने कमाया था बिजनेस से, उस पैसे को इन्वेस्ट कर रखा है। बिजनेस ऑनर ने, बिजनेस ने जो प्रॉफिट है उससे पैसा निकाल के, या जो आइडल पैसा पड़ा था, जो एसेट आइडल पड़ा था, उसको इन्वेस्ट कर दिया किसी दूसरे प्रोडक्टिव काम के अंदर। तो उससे जो रिटर्न आएगा वो भी किसका एग्जांपल है? एक एसेट का एग्जांपल है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि एसेट क्या होते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट्स जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हेल्प करते हैं कंपनी को प्रोड्यूस करने के लिए और अच्छा रिटर्न पाने के लिए, वो एसेट के एग्जाम्पल होते हैं। चलिए पढ़ लीजिए अब। एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज। ये क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज होती हैं। टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। अभी क्या होते हैं ये टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स? अभी हम पढ़ेंगे। एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय एन एंटिटी और एंटरप्राइज। तो एसेट्स क्या होते हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो ओन्ड की जाती हैं हमारे बिजनेस के द्वारा। दे आर द इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ द बिजनेस। ये इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं बिजनेस के लिए। इकोनॉमिक रिसोर्स मतलब ये कुछ इकोनॉमिकली बेनिफिट करते हैं हमारे बिजनेस के लिए, बस। इन अदर वर्ड्स, एनीथिंग विच विल एनेबल द फर्म टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर। कोई भी वस्तु जो हमारे फर्म को भविष्य के अंदर, फ्यूचर के अंदर इकोनॉमिकली बेनिफिट करती है, वो क्या कहलाते हैं? एसेट्स कहलाते हैं। इज एन एसेट्स। एग्जाम्पल ऑफ एसेट्स आर लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स। डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना है, तो वो हमारे एसेट्स ही तो हैं, हमें वो पैसा देंगे। कैश, बैंक बैलेंस, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स एंड गुडविल। ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स क्या होते हैं? आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है जिनको कोई और यूज़ नहीं कर सकता। अगर ये आपके पास ना हो तो कोई भी आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करेगा, उससे होगा कि आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये हेल्प करते हैं आपके प्रॉफिट को फ्यूचर में बढ़ाने के लिए। और गुडविल क्या होती है? वो रिस्पेक्ट जो आपने मार्केट में हार्ड वर्क से कमाई है, तो उससे होगा क्या? मार्केट में एक ट्रस्ट है जिससे आपको बेनिफिट हो रहा है। जैसे एप्पल के प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत रिलायबल हैं, तो एक अलग प्रॉफिट मार्जिन वो ले सकता है अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेट्स। किन्हें आप एसेट्स बोलेंगे? इट शुड बी ओन्ड बाय द बिजनेस। उसका मालिकाना हक जो है वो बिजनेस के पास होना चाहिए, तभी उसे एक एसेट बोला जाएगा। इट मे बी टेंजिबल फॉर्म और इनटेंजिबल फॉर्म। टेंजिबल फॉर्म होती है वो एसेट जिनको हम छू सकते हैं, ठीक है, वो होते हैं टेंजिबल, जिन्हें हम छू नहीं सकते बट हम उन्हें सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि भी हाँ उनकी प्रेजेंस हमारे आसपास है, वो कहलाते हैं इनटेंजिबल एसेट्स।
तो एसेट्स दोनों ही कैटेगरी के हो सकते हैं। जो हमने पढ़े थे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, ये इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। और टेंजिबल एसेट्स मतलब फर्नीचर, मशीनरी, कैश, इस तरीके के एग्जाम्पल इसमें रहते हैं। थर्ड पॉइंट है इट शुड हैव सम वैल्यू अटैच टू इट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उस ऑब्जेक्ट को एसेट मान रखा है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका एक एग्जांपल आप ऐसे ले लीजिए कि आपने कुछ स्टोर करके रख रखा है, लाइक प्लाईवुड का आपने स्टॉक कर रखा है, और वो प्लाईवुड्स क्या है, सड़े गले से है, मार्केट में उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, और आप ऐसा स्टॉक करके बैठे हैं कि आप 3 साल 4 साल बाद इनको बेचेंगे और खूब प्रॉफिट कमाएंगे। आप मुझे बताइए आप कैसे प्रॉफिट कमा लेंगे जब उसकी मार्केट वैल्यू कुछ है ही नहीं। तो उसकी मार्केट वैल्यू कुछ होनी चाहिए, उसके साथ कोई वैल्यू अटैच होनी चाहिए, तभी वो क्या किस में काउंट होगी, एक एसेट के अंदर काउंट होगी। नेक्स्ट है इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन मनी टर्म्स। आपकी जो एसेट्स है उसकी जो वैल्यू है उसकी हम मनी वैल्यू निकाल सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस एसेट का हम वैल्यूएशन ही ना कर पाए, ऐसी कोई एसेट नहीं होनी चाहिए। एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, तो एसेट्स का क्लासिफिकेशन हमने किया है नॉन करेंट एसेट्स, करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। ऐसी एसेट्स, अब करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स का कंसेप्ट वही है कि ऐसी एसेट्स जो हमें 1 साल मतलब 12 महीने के अंदर अंदर हमें रिटर्न दे देगी वो कहलाएगा करंट एसेट्स, और 12 महीने के बाद हमें रिटर्न देगी वो कहलाएगा नॉन करंट एसेट्स। अब ये फिक्टिशियस एसेट्स एक नई कैटेगरी है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which are held by an entity or enterprise not with the purpose to resell but are held either as investment or to facilitate business operation। तो नॉन करंट एसेट्स वो होती हैं जिनसे आपको रिटर्न मिलेगा 12 महीने के बाद। पहली डेफिनेशन तो हो गई ये, और दूसरी है कि ऐसी एसेट्स जिनको आपने ट्रेड करने के लिए परचेज नहीं किया। अब वो एग्जांपल आप याद कीजिए जब मैंने लायबिलिटी के केस में आपको बताया था कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप चला रहे हैं और उसके अंदर आप पंखे कूलर बेच रहे हैं, तो ऐसी एसेट्स जो आपने लेके आए हो बेचने के लिए, लाइक पंखा और कूलर, तो वो नॉन करंट एसेट्स नहीं है। बट आप कोई ऐसी एसेट्स लाए हो जो आपने बिजनेस में लगा रखी है, जैसे कि आपने अपनी शॉप में फर्नीचर लगा रखा है, वो आप बेचने के लिए नहीं लेके आए, तो वो आपके लिए क्या है, नॉन करंट एसेट्स है। जो आप पंखे कूलर लाए हो वो आपकी करंट एसेट्स हैं, और जो टेबल फर्नीचर आपने लगा रखा है वो आपकी नॉन करंट एसेट्स हैं। तो फिक्स एसेट्स भी, अब फिक्स एसेट्स की कैटेगरी बहुत अच्छी है क्योंकि फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो आपके बिजनेस में फिक्स्ड नेचर की होती हैं, और ऐसी एसेट्स आपको हेल्प करती है पैसा कमाने में। अगर आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो सारी मशीनरी क्या कहलाएंगी, फिक्स एसेट्स कहलाएंगी। अगर आपकी शॉप है तो जितना भी फर्नीचर वगैरह है वो सब क्या है, फिक्स एसेट्स का एग्जाम्पल है। फिक्स एसेट्स आर दोज नॉन करंट एसेट्स ऑफ एन एंटरप्राइज विच आर हेल्ड नॉट टू रीसेल बट विद द पर्पस टू इंक्रीज इट्स अर्निंग कैपेसिटी। फिक्स एसेट्स हेल्प करती है हमें हमारी अर्निंग बढ़ाने के लिए, अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। फिक्स एसेट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू, अब फिक्स एसेट्स का हम आगे क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। पहले तो हम पढ़ रहे हैं एसेट का क्लासिफिकेशन, एसेट के अंदर नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। अब हम नॉन करंट एसेट के अंदर हमने पढ़ा फिक्स एसेट्स, और फिक्स एसेट्स भी आगे 2 क्लासेस में बटी हुई है। पहला है टेंजिबल एसेट्स और दूसरा है इनटेंजिबल एसेट्स। ऐसे एसेट्स जिन्हें आप छू सकते हैं, मतलब फिक्स एसेट्स के ऐसे एग्जांपल जिन्हें आप छू सकते हैं वो कहलाते हैं टेंजिबल एसेट्स, और फिक्स एसेट्स के ऐसे एग्जांपल जिन्हें आप छू नहीं सकते वो कहलाते हैं इनटेंजिबल एसेट। अब इनटेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल देख लीजिए, सॉफ्टवेयर, गुडविल, ट्रेडमार्क। आपने किसी सॉफ्टवेयर का कॉपीराइट खरीदा, तो उस कॉपीराइट से आप क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस के अंदर उस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं। आपने उसका कॉपीराइट इसलिए नहीं खरीदा कि आप उसको बेचें, आपने उसको इसलिए खरीदा ताकि आप अपने बिजनेस में यूज करें, तो वो फिक्स एसेट्स का एक एग्जांपल है। और फिक्स एसेट्स के अंदर हम उस सॉफ्टवेयर को छू तो सकते ही नहीं है, सिर्फ उसकी प्रेजेंस को क्या कर सकते हैं, अपने आप आसपास फील कर सकते हैं। तो ये किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, इनटेंजिबल के अंदर। अगर आप टेंजिबल के देखेंगे तो बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, ये सब क्या है, टेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल है, इन्हें हम छू सकते हैं और ये फिक्स्ड नेचर में है। हमारा नॉन करंट जो एसेट है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे करंट एसेट्स। तो ऐसे एसेट्स जिनको हम खरीद के ला रहे हैं ताकि हम जिन्हें बेच सकें, वो एसेट्स, और वो एसेट्स जिनसे हमें प्रॉफिट 12 महीने के अंदर अंदर मिल जाएगा, वो दोनों ही एग्जाम्पल किसके हैं, करंट एसेट्स के हैं। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय एन एंटिटी
और एंटरप्राइज विद द पर्पज ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश विद इन ए शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड मतलब 1 साल के अंदर अंदर। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स आर परचेज विद पर्पज टू रीसेल। ऐसे गुड्स जिनको हमने खरीदा है किस पर्पज से कि हम उनको बेचेंगे, और ऐसे हमारे इन्वेस्टमेंट जिनका रिटर्न हमें 12 महीने से कम समय में हमें मिल जाएगा, लाइक डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स के एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने एडवांस में कर दिए हैं और जिनका बेनिफिट आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है। जैसे आपने 6 महीने का टैक्स एडवांस पे कर दिया है, तो आप देख रहे हैं कि 12 महीने से पहले पहले आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। आपने 2 महीने का इलेक्ट्रिसिटी का बिल एडवांस पेमेंट कर दिया है, आपने अपने सप्लायर्स जो है उनको एडवांस पेमेंट कर दिया है, तो आपको 12 महीने से अंदर अंदर मतलब 15-20 दिन के अंदर अंदर वो आपको माल सप्लाई कर देंगे, तब आप उसका फुल पेमेंट कर देंगे। तो जो एडवांस पेमेंट किया उसकी रिकॉर्डिंग हम हमारे बिजनेस में किस नाम से करते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से कर देते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज करंट एसेट्स ऑल्दो दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश। आप मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि उसके बदले में कैश मांग लें कि आपने सप्लायर्स को कैश दे दिया और थोड़े टाइम के बाद में आपको कैश मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके बदले में आपको वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, या फिर वो जो गुड आपने मांगा था, जो आपने डिमांड की थी, वो आपको गुड सप्लाई कर देंगे, सर्विस सप्लाई कर देंगे। आपको कैश नहीं मिलने वाला है। जैसे कि हम दूसरे एसेट्स की बात करें, जैसे आप कुछ पंखा खरीद के लाए, आपने बेचा, तो ट्रेड करने के लिए आप एसेट लेके आए हो, तो आपको कुछ समय के बाद में पैसा मिलेगा। आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है 8 महीने के कोई गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उसके बाद में 8 महीने के बाद में वो मैच्योर हो जाएंगे, मैच्योर होते ही आपको उसका पैसा मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंस में आपको पैसा नहीं मिलता, बट वो एज ए करंट एसेट की कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बेनिफिट हमें 12 महीने से कम समय के अंदर अंदर मिल जाता है। They are so classified because a part of the benefit from such expenses is available in the next accounting year। क्योंकि इसका हमें बेनिफिट जो है वो एक अकाउंटिंग ईयर जो है, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, उसके अंदर हमें मिल जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं लास्ट, फिक्टिशियस एसेट्स। क्योंकि हमने फिक्टिशियस लाइबिलिटी नहीं पढ़ा था, हमने नॉन करंट लाइबिलिटी पढ़ लिया, हमने नॉन करंट एसेट्स भी पढ़ लिया, हमने करंट लाइबिलिटी पढ़ लिया, हमने करंट एसेट्स भी पढ़ लिया, पर फिक्टिशियस लाइबिलिटी हमने नहीं पढ़ा था, पर हमें फिक्टिशियस एसेट्स पढ़ना पड़ रहा है। तो हम जानेंगे कि फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं। असल में फिक्टिशियस एसेट्स कुछ होते ही नहीं है, ना तो ये करंट एसेट्स होते हैं, ना ही ये नॉन करंट एसेट्स होते हैं। तो फिर ये होते क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एसेट्स होते ही नहीं है। ये वो खर्चे होते हैं, वो बड़े खर्चे होते हैं जो बिजनेस के शुरू होने से पहले हो गए थे, और उनको हम थोड़ा थोड़ा करके हर साल काट देते हैं। ठीक है, हम एक साथ इनको माइनस नहीं कर रहे हैं हमारे प्रॉफिट के अंदर से, हम थोड़ा थोड़ा करके उनको क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो ये वो अमाउंट होता है, ये वो खर्चा होता है। fictitious assets are those assets which are neither tangible assets nor intangible assets। ये वो एसेट्स होते हैं जो ना तो टेंजिबल एसेट्स होते हैं, ना इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, ना करंट एसेट्स होते हैं, ना नॉन करंट एसेट्स होते हैं। दे आर लॉसेज नॉट रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड बट इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। बस आप जो मेन फोकस करना है ना, वो उसको मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये क्या होते हैं? लॉस होते हैं। लॉस भी जनरली कौन सा? जो बिजनेस के शुरू होने से पहले होता है ना। कंपनी जब एस्टैब्लिश होती है तो बहुत पैसा लग जाता है कंपनी के स्टार्ट होने से पहले ही। तो वो पैसा कौन देता है? वो देते हैं उस कंपनी के फाउंडर्स। तो जब कंपनी बन जाती है, वो अपना काम करना शुरू कर देती है, तो वो उस अमाउंट का क्या करते हैं? एक एसेट क्रिएट कर देते हैं कि ये क्या है? एक फिक्टिशियस एसेट्स है, और हर साल एक फिक्स अमाउंट उस प्रॉफिट से, जब वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, उसमें से वो घटाना शुरू कर देते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर फिक्टिशियस एसेट्स नाम से एक आपको अमाउंट दिखता है। कहाँ पे? राइट साइड में। एसेट कहाँ दिखते हैं बैलेंस शीट में? राइट साइड में। तो वो असल में कोई एसेट नहीं है, वो पहले का लॉस है, कोई बहुत बड़ा लॉस है जिसको हम हर साल थोड़ा थोड़ा काट रहे हैं। इन द केस ऑफ फर्म एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? अगर आप कंपनी का एग्जांपल ना लेके एक बिजनेस का एग्जांपल ले रहे हैं,
तो आप एक एक्सपेंस होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है किसका, फिक्टिशियस एसेट्स का। अच्छा, फिक्टिशियस एसेट्स ही थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा था, अब मैंने एक नया टर्म और बता दिया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर होता है, और ऐसा एक्सपेंडिचर जिसके बेनिफिट हमें आने वाले सालों में मिलने वाले हैं। इसका एग्जाम्पल है एडवर्टीजमेंट। आपका बिजनेस बहुत बड़ा है मान लीजिए, तो आपने 10 करोड़ का एक एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाया। अब उसका बेनिफिट आपको 3-4 साल तक मिलने वाला है लगातार। तो इसका सारा का सारा पैसा उसी साल के प्रॉफिट से घटा देना समझदारी नहीं है, ना ही अकाउंटिंग के ये रूल्स कहते हैं। उसका पैसा आपको इंस्टॉलमेंट के अंदर जितना बेनिफिट आपको जिस साल में मिल रहा है उसकी कैलकुलेशन की जाती है, और उसी साल के प्रॉफिट से, मतलब उस साल का जो रेवेन्यू आया है उससे उसको घटा दिया जाता है। तो ये अकाउंटिंग कहती है। अब मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, इसी को हम पढ़ते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन सच एज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। जब हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं, कंपनी जब हम चलाते हैं तो डिबेंचर्स और शेयर को इशू करते हैं। उस वक्त जब हम अगर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो वो जो लॉस है वो काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, उसको हम आने वाले सालों के अंदर क्या करते हैं, उसको घटाते हैं, धीरे धीरे घटाते हैं। तो वो उतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर हमारे एसेट साइड में शो होता है। उस अमाउंट को हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। वो एसेट है नहीं, बट वो एसेट की तरह एसेट के साथ आया हुआ है, इसलिए उसको बोल रहे हैं फिक्टिशियस एसेट्स। एग्जाम्पल ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स इन द केस ऑफ कंपनी। हमने कंपनी का आपको बता दिया, वो खर्चा जो शेयर इशू करते वक्त होता है अगर आप डिस्काउंट पे इशू करते हैं, और वो खर्चा जो एक कंपनी को एस्टैब्लिश करने से पहले ही हो जाता है, वो खर्चे सभी किस कैटेगरी में आते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब कंपनीज एक्ट 2013 का जो क्लासिफिकेशन है एसेट्स के ऊपर, वो हम देख लेते हैं। कितने तरीके के एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, 2 तरीके के इन्होंने एसेट्स बताए हैं। तो करंट एसेट्स को हम देख लेते हैं। जो एसेट्स करंट एसेट्स नहीं होंगे वो क्या होंगे, नॉन करंट एसेट्स होंगे। An asset is a current asset if it satisfy any one of the following criteria। एक एसेट जो है उसे करंट एसेट तब मान लिया जाएगा जब वो नीचे लिखी हुई 4 क्राइटेरिया में से किसी एक को भी सेटिस्फाई कर देगा, वरना उसको क्या मान लेंगे, नॉन करंट एसेट्स। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज इन और इज ए इंटेंडेड फॉर सेल और कंजम्पशन इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेशन साइकिल। ऐसा मान लिया जाए कि या तो हमें इससे पैसा मिल जाएगा, रियलाइज कर लेना मतलब उसको बेच के पैसा निकाल लेना, या फिर हम उसको यूज कर लेंगे पूरे तरीके से अपने बिजनेस के अंदर, उसको कंज्यूम कर लेंगे। रॉ मटेरियल की बात कर रहा है ये, रॉ मटेरियल कंज्यूम हो जाता है ना उसी साल के अंदर अंदर, तो ये किस कैटेगरी में रखा जाएगा, हमारा करंट एसेट के अंदर। नेक्स्ट है, इट इज हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेड। आप कोई पंखा लेके आए, उसको बेच दिया, तो आप एक एसेट लेके आए और उसको बेच दिया, तो आप क्या कर रहे हो, उसको ट्रेड के पर्पस के लिए लेके आए हो, अपने बिजनेस में लगाने के, हवा लेने के लिए नहीं लाए आप, आपने उसको ट्रेड करने के लिए परचेज किया था। तो वो क्या, किसका एग्जांपल है, करंट एसेट का एग्जांपल है। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट। ऐसा आपको पता है कि जिस डेट को वो आपने रिकॉर्डिंग किया है कि वो एसेट हम लाए हैं, उसका पैसा आपको रियलाइज हो जाएगा 12 महीने के अंदर अंदर, तो वो क्या है, करंट एसेट है। इट इज कैश और कैश इक्विवेलेंट अनलेस इट इज रेस्ट्रिक्टेड फॉर बीइंग एक्सचेंज और यूज्ड टू सेटल ए लायबिलिटी फॉर एट लीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। जिस डेट पे आपने उस एसेट को खरीद के लाए हो, आपने उसको एक्वायर किया है, या तो वो कैश है या वो कैश के बराबर की कोई चीज है, उसे हम क्या मान लेंगे, करंट एसेट मान लेंगे। अगर उसके ऊपर ये पाबंदी है कि उसको 12 महीने से पहले हम खर्च नहीं कर सकते, जैसे आपने फिक्स डिपॉजिट करा दिया 3 साल का, अब वो आपका करंट एसेट नहीं है, वो आपका नॉन करंट एसेट चला गया, क्योंकि उसको आप तुड़वा नहीं सकते। अच्छा, फिर एफडी टूट जाती है, बट मैं आपको समझा रहा हूं कि ऐसा अमाउंट आपने फिक्स कर दिया कि 3 साल से पहले आप उसका यूज ही नहीं कर सकते, इस केस में वो आपका नॉन करंट एसेट की केस में आ जाएगा, क्योंकि वो है तो पैसे के बराबर, बट आप उसको यूज नहीं कर पा रहे। तो ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। 12 महीने के अंदर अंदर आपको उसका बेनिफिट मिल जाए, या तो वो कैश के बराबर मिल जाए, कोई और वस्तु मिल जाए कैश के बराबर, या फिर कैश मिल जाए, तो हम उसको क्या मान लेंगे, करंट एसेट मान लेंगे।
नॉन करंट एसेट्स वो होती हैं जो ऊपर दी हुई कोई भी एसेट नहीं है, बच गई, इसके बाद वाली वो क्या कहलाएगी, नॉन करंट एसेट्स। ऑपरेशन साइकिल के बारे में वही बात लिखी हुई है जो हमने ऊपर पढ़ी थी पिछली क्लास में लाइबिलिटी के अंदर, कि 12 महीने का हमारा क्या मान लिया जाता है, ऑपरेशन साइकिल, अगर आपके बिजनेस के ऑपरेशन साइकिल हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। ऑपरेशन साइकिल अगर आपका 12 महीने से बड़ा है, 15 महीने का है, 16 महीने का है, तो उसके अंदर के जो एसेट्स हैं वो भी किसके अंदर आ जाएंगे, हमारे करंट एसेट्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।